ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एजुके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बर्लिन से कुछ ही देर बाद नजर आ जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कल ट्वीट करके जानकारी दी गई, आज सुबह रवानगी हुई और कुछ ही देर के अंदर ही कहा जाता है कि बर्लिन पहुंचा जाएगा और वहां से स्वागत की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आ जाएंगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं जब दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है, यानी रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त युद्ध हो रहा है। लेकिन ये विदेश यात्रा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है उसके बारे में इस वक्त के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको कुछ बड़ी जानकारियां भी देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस यात्रा पर पहुंच रहे हैं तो दुनिया भर की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी हुई है। लेकिन कुछ ही देर में तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि अगर हम बात करें 3 दिवसीय यात्रा की तो 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, यूरोप के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब ट्वीट किया गया तो उनकी तरफ से कहा गया कि इन चुनौतियों के बीच वो विदेश यात्रा जब कर रहे हैं तो ये काफी अहम हो जाता है। और इसी लिहाज से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की नजरें इसलिए भारत पर टिकी हुई हैं क्योंकि दो देशों के बीच जब युद्ध चल रहा है तो अपनी अपनी बातें हर कोई कह रहा है, लेकिन भारत की तरफ से तटस्थता वाली नीति को अपनाया गया है और भारत की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है उसको लेकर हम देख रहे हैं कि कई बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो ये कहा जाता है कि बर्लिन जर्मनी पहुंचेंगे, यानी जर्मनी के बर्लिन पहुंचा जाएगा और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ छठे भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशन यानी आईजीसी में हिस्सा भी लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अन्य उच्च स्तरीय बैठकें होंगी और उनमें खास तौर पर बातचीत होगी। और यह भी कहा जाता है कि नॉर्डिक देशों के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को डेनमार्क जाने का भी उनका कार्यक्रम रखा गया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में एक एक बात हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा, क्योंकि कहा जाता है कि 65 घंटे बिताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के अंदर और 25 बैठकें होंगी और दुनिया के 8 बड़े नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आज से शुरू हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में ऊर्जा, सुरक्षा, आर्थिक संबंध समेत ये कहा जाता है कि इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जो संबंध होंगे दुनिया भर के तमाम देशों के साथ वो मजबूत होंगे और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप का दौरा कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नजर आएगी बर्लिन से और रूस यूक्रेन जंग के बीच पहले विदेश यात्रा पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2022 की पहली ये विदेश यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा कि मैं जर्मनी के संघीय चांसलर महामहिम ओलाफ के निमंत्रण पर 2 मई 2022 को बर्लिन जर्मनी की यात्रा करूंगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक दिन पहले ट्वीट किया गया और उसके बाद उनकी तरफ से बताया गया कि इसके बाद मैं डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर 3 से 4 मई तक कोपेनहेगन डेनमार्क की यात्रा पर रहूंगा, जहां द्विपक्षीय बैठकों में भाग लूंगा। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। हालांकि ये भी कहा गया कि इसमें दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। हालांकि भारत वापस आते समय वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक भी करेंगे और पेरिस फ्रांस में भी उनकी तस्वीर नजर आएगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह भी कहा गया कि 2021 में भारत और जर्मनी के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे किए और दोनों देश 2000 से रणनीतिक साझेदारी को निभा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं चांसलर स्कोल्ज के साथ रणनीतिक, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम जो दोनों देशों से संबंधित है उस पर विचारों को आदान प्रदान करूंगा, इसकी भी आशा करता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ही रवाना हो गए थे, लेकिन भारतीय समयानुसार जो समय रखा गया था वो 9:30 बजे का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहुंचा जाना था और प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, कहा जाता है जर्मनी। और थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर नजर आएगी। हालांकि अगर बात करें इन देशों की यात्रा खास समय पर तब हो रही है जब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। तमाम विदेश मंत्रियों का आना भारत के अंदर लगा रहा, तमाम विदेशी नेताओं का आना भारत के अंदर लगा रहा, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप में पहुंचे हुए हैं। इस वक्त विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी कुछ जानकारियां लेने की कोशिश करते हैं। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त संजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थोड़ी ही देर में नजर आ जाएगी बर्लिन
के अंदर से। लेकिन कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्योंकि चर्चाएं हो रही हैं दुनिया भर के अंदर। जिस तरीके से हमने देखा कि जैसे ही युद्ध की शुरुआत हुई तो एक एक करके तमाम विदेशी नेताओं का जमावड़ा भारत के अंदर लगा रहा, लेकिन यूरोप का दौरा करना कितना महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रहेगा क्योंकि सबकी नजरें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, यानी भारत पर है। जी देखिए, ये जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यूरोप का दौरा है, ये एक ऐसे समय पे हो रहा है कि जब पूरे यूरोप में अस्थिरता की स्थितियां हैं। जिस तरीके से रशिया ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया और रशिया के द्वारा ये जो यूक्रेन का जो संकट है उसको रशिया ने जिस तरीके से नेटो के एक्सपेंशन से जोड़ा, उससे जो पूरे यूरोप का जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ऑर्डर है या जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक ऑर्डर है वो सीवियरली चैलेंज हुआ है। और ऐसे में यूरोप में एक अस्थिरता की स्थितियां देखी जा रही हैं। और ऐसे समय में जो विश्व का भारत जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, बहुत ही बड़ी आर्थिक शक्ति है, सैनिक शक्ति है, उसके नेता का यूरोप जाना अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण जो ये घटनाक्रम है। और जाहिर है कि यूक्रेन के संकट को लेकर के भारत का जो स्टैंड रहा है कि भारत ये चाहता है कि इस समस्या का जो समाधान है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, वो जो युद्ध खत्म हो, हिंसा खत्म हो, राष्ट्रों की संप्रभुता का, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान किया जाए और जो एग्जिस्टिंग रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, जो यूएन लेड जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको बचाया जाए। तो भारत का जो स्टैंड एक जिम्मेदारी भरा रहा है और यही कारण है कि अब भारत ने देखिए तो किसी भी पक्ष का इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष की तरफ से भारत झुका है। सभी पक्षों के साथ भारत का संपर्क है और भारत सबने एक विश्वास की बहाली के लिए कार्य कर रहा है। तो ऐसे में भारत का यूरोप इस समय जाना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और जिन नेताओं से भी वो बात करेंगे, चाहे वो जर्मनी के चांसलर सोल्ज हो, चाहे वो डेनमार्क के नेता हो, चाहे वो नॉर्डिक देशों के जो इंडिया नॉर्डिक समिट होने वाली है उसके नेता हो, या फ्रांस के इमैनुअल मैक्रान हो, सभी के साथ यूक्रेन के संकट के ऊपर संजीव जी साझा जाएगा। क्योंकि अब हम देख रहे हैं ना कि तमाम जो यूरोपियन देश हैं वो रूस से इस वक्त खफा चल रहे हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप का दौरा कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि कूटनीतिक जो नीति है उसको अपनाया जाएगा, यूरोप को साधने की कोशिश की जाएगी और कुछ बातें होंगी जो काफी अहम होंगी। हालांकि वो कुछ दिनों बाद भी सामने आ सकती हैं, लेकिन उन बातों पर चर्चा कितना महत्वपूर्ण हो जाती है। और क्या वाकई जब हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के सामने बैठेंगे तो चर्चा वाकई रूस और यूक्रेन पर भी हो सकेगी। जी निसंदेह रूस और यूक्रेन के बीच में ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, जो रशिया का यूक्रेन में जो हमला है, जो युद्ध रशिया कर रहा है, इसके ऊपर निसंदेह चर्चा होने जा रही है और चर्चा अवश्य होगी। और जाहिर है कि भारत का जो इसमें रुख है वो इस तरह का है कि भारत महाशक्तियों के बीच में जो एक विश्वास का जो संकट है वो जो गहरा होता जा रहा है, जो एक रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, उसको कम करने की दिशा में भारत कार्य कर रहा है। भारत सभी पक्षों के बीच में संवाद स्थापित करना चाहता है। एक जिम्मेदारी भरी एक संतुलित विदेश नीति, एक संतुलित स्टैंड भारत ने यूक्रेन के संदर्भ में लिया है। तो इस उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो यूरोप के नेता हैं भारत के इस संतुलित अप्रोच को समझेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे विश्व में अधिक से अधिक रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ेगी, महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी, जो कि यूक्रेन संकट है। यूक्रेन संकट देखें तो जो है महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता ही है और उसका यूक्रेन एक अखाड़ा बन गया है, मोहरा बन गया है। तो ऐसी जो स्थितियां आने वाले समय में और अधिक गहरी हो सकती हैं और जब ऐसी स्थिति बनेगी तो भारत जैसे राष्ट्रों का जो महत्व है वो और अधिक बढ़ेगा, क्योंकि भारत इस पूरी यूक्रेन के संकट पे बहुत ही जिम्मेदारी भरे भूमिका निभा रहा है। वो संतुलित तरीके से भारत चल रहा है, सभी पक्षों के साथ भारत संपर्क में है और सबके साथ बातचीत करना चाहता है। तो ऐसे में भारत का क्या संजीव जी ये बढ़ते कदम लग रहे हैं क्या? फिलहाल तस्वीरें आ गई हैं सीधी, मैं आपको रोकता हूं, तुरंत आता हूं आपके पास। बर्लिन पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गर्मजोशी के साथ स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है जर्मनी की राजधानी बर्लिन से। ये सीधी तस्वीरें GK24/7 न्यूज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहुंचा गया है, वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं और थोड़ी देर में वो झलक भी नजर आएगी जब सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर होंगे। लेकिन सीधे हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बर्लिन पहुंच चुके हैं और गर्मजोशी के साथ उनका
का स्वागत किया जाएगा। हालांकि एयरपोर्ट पर भी स्वागत किया गया, लेकिन अब जब 3 दिन का यूरोप दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है तो ये काफी अहम हो जाता है कि उसमें क्या कुछ चर्चा रहेंगी। लेकिन जानकारी हम आपको लगातार इस बाबत दे रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर में सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर रखा गया है, उसकी तस्वीरें भी नजर आएंगी। लेकिन संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंचने की तस्वीर सामने आ चुकी है, लेकिन क्या इस और कदम बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि पिछले दिनों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं रूस और यूक्रेन पर कि भारत मध्यस्थता की भूमिका को निभा सकता है, और अगर हम बात करें यूक्रेन की या फिर रशिया की तो दोनों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब यूरोप दौरा हो रहा है और यूरोप रूस से खासा नाराज है तो क्या ऐसी पहल भी की जा सकती है और भारत इसमें अहम रोल अदा कर सकता है? देखिए, भारत जो बैक चैनल डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी पक्षों के संपर्क में है। भारत ओपन तरीके से कोई मध्यस्थता नहीं कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि ओपन तरीके से, खुले तौर से भारत को किसी भी तरीके की मध्यस्थता का ऑफर तभी स्वीकार करने के बारे में विचार करना चाहिए जब सभी पक्ष ऐसा करने के लिए कहें। यूक्रेन को, रशिया को, अमेरिका को, यूरोपियन देशों को, सभी को संयुक्त रूप से जब ऐसा करें तभी ऐसा करना चाहिए। किसी एक या दो पक्ष के कहने पर भारत को स्वयं से कोई मध्यस्थता का ऑफर ओपन तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी के माध्यम से भारत सभी के साथ संपर्क में है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम 3 बार हाल के समय में बात कर चुके हैं, और यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ संपर्क में है। अभी हाल में ही बोरिस जॉनसन भारत में उन्होंने यात्रा की थी। उसके पहले अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उन्होंने भारत की यात्रा की थी। उसके बाद उसके आप देखिए तो इंडिया US 2+2 डायलॉग हुआ, उसमें भी भारत के नेताओं की अमेरिकन नेताओं से बातचीत हुई। तो लगातार जो है भारत बैक चैनल डिप्लोमेसी के माध्यम से, बिल्कुल, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं भारत पर सबकी नजरें हैं। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं आपको लगातार क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बर्लिन पहुंचा गया है और थोड़ी देर में कुछ और तस्वीरें आएंगी, वो भी हम आपको जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस वक्त सोढ़ी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, समय समय पर आते रहे हैं। सोढ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया GK 24/7 न्यूज पर आने के लिए, एक बार फिर अपना समय देने के लिए। सोढ़ी साहब, क्या कहेंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से विदेश मामलों की जानकारी कह रहे थे कि भारत की विदेश नीति की इस वक्त दुनिया भर में चर्चा हो रही है, अब रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध हो रहा है और बात जब यूरोपियन देशों की करते हैं तो यह कहा जाता है कि यूरोपियन देश रूस से काफी खफा हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब पहुंचा गया है, भारत कितनी अहम भूमिका निभाएगा, किस तरीके से कूटनीतिक नीति को अपनाएगा कि यूरोपियन देशों को साधा जा सके, इन दो देशों के बीच युद्ध को लेकर कुछ बातें कही जा सके? सोढ़ी साहब। जय हिंद हर्ष जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं। हर्ष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये 3 देश की ये यात्रा है यूरोप की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण 2 मुख्य कारण से है। पहला कि ये जो तीनों देश हैं जहां पे मोदी जी जा रहे हैं वो नाटो के प्रमुख सदस्य हैं, और हमें पता है कि ये जो लड़ाई रूस और यूक्रेन की हो रही है उसका जो मुख्य कारण है वो नाटो ही है। और दूसरा, ये जो यात्रा है मोदी जी की यूरोप में, वो इस वक्त आ रही है जब इस युद्ध का 3रा महीना चल रहा है और 9 मई का दिन पास में आने वाला है, क्योंकि सबकी ये अपेक्षा है कि 9 मई से पहले ये युद्ध खत्म होगा। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे जाना है इस वक्त, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये तीनों देश के नेता डेफिनेटली मोदी जी से बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि युद्ध खत्म हो। हमें याद होगा 31 मार्च को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जब भारत आए थे तो उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि भारत इस युद्ध में मध्यस्थता करे। कुछ दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी ये बयान दिया कि वो चाहते हैं कि भारत इस युद्ध में विश्लेषण करे। तो जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो इससे जाहिर होता है कि आज की तारीख में पूरे विश्व में अगर कोई एक देश है जो ये युद्ध खत्म कर सकता है तो वो है भारत, क्योंकि भारत ने अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ऊंचे दर्जे का एक पेडेस्टल अपने आप को बना दिया है। क्योंकि जो हमारी विदेश नीति रही है वो हमारे पे प्रेशर होने के बावजूद हम कहीं नहीं झुके हैं। हमने अपना निष्पक्ष तरीका रखा जैसे पहले था, और यही चीज पूरे विश्व ने सराहना की है कि जहां पे बड़े से बड़ा मुल्क प्रेशर में आ गया लेकिन भारत प्रेशर में नहीं आया। तो ये जो मोदी जी की ये विजिट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है ये। लेकिन सोढ़ी साहब,
ये महत्वपूर्ण विजिट तो है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर एक देश अपनी रणनीति को बदल रहा है। अब जब हम बात करते हैं अमेरिका की या फिर हम बात करते हैं रशिया की, हम देखते हैं कि भारत कितना अच्छे दोस्ती निभाता है अमेरिका के साथ भी, रशिया के साथ भी। लेकिन जब यहाँ पर बात आई कि भारत की तरफ से क्या कहा जाएगा, जब हमने देखा कि कई वोटिंग हुई रूस को लेकर, यूक्रेन को लेकर, लेकिन भारत की तरफ से तटस्थ वाली नीति को अपनाया गया है और उस नीति की सराहना भी हो रही है। लेकिन आगे आने वाले समय में आप भविष्य किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप ही जिक्र कर रहे थे 9 मई का, कि 9 मई का वक्त ऐसा होगा या तो ये बमबारी और भीषण हो जाएगी और रूस एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करेगा, या तो ये थम जाएगा। लेकिन क्या 9 मई से पहले पहले हम देख सकते हैं कि जो बातें कही जा रही हैं कि भारत एक अहम रोल निभा सकता है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हजी अभी 28 अप्रैल को जब संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल गए रूस और फिर यूक्रेन गए, लेकिन ये 2 महीने के बाद संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल का जाना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लड़ाई अब एक खतरनाक दौर पे पहुंच चुकी है। क्योंकि ना तो रूस को अमेरिका पे भरोसा है, ना अमेरिका को रूस पे भरोसा है, और ना ही रूस को संयुक्त राष्ट्र पे भरोसा है। तो अगर कोई ये लड़ाई खत्म करा सकता था तो असल में तो संयुक्त राष्ट्र को कराना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो 2 महीने से ऊपर ये युद्ध हो गया, इन्होंने कुछ नहीं कराया है। तो जब हम देख रहे हैं कि ये जो आज का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, जहां पे एक दूसरे बड़े देशों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, तो एक भारत ही ऐसे उभर के आता है वो देश जहां पे अमेरिका को भी विश्वास है, रूस को भी विश्वास है और यूक्रेन को भी विश्वास है। तो ये जो लड़ाई है इसमें भारत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपना सकता है। लेकिन अगर ये तस्वीर बदलना एक तरीके से लाजमी भी था। सोडी साहब, मैं आपके पास लौटता हूं। डॉक्टर दिनेश नैन इस वक्त विदेश मामलों की जानकारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश नैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी 24/7 न्यूज पर अपना समय देने के लिए, आपका आभार सर। क्या कहेंगे दिनेश नैन साहब, क्योंकि इस वक्त जब हमने 2 देशों के बीच युद्ध देखा, रूस और यूक्रेन के बीच, तब ये बातें सामने आई कि यूक्रेन तो सिर्फ मोहरा है, ये जो लड़ाई चल रही है सुपर पावर बनने की लड़ाई चल रही है और सुपर पावर देशों की होड़ की ये तस्वीरें हैं। लेकिन जब हम भारत की तस्वीर देखते हैं तो भारत इस वक्त जो विश्व पटल पर उभरा है, क्या कहेंगे आप, कैसा भविष्य आपको नजर आता है? देखिए, हमको इसको ना 3 पहलुओं से देखना पड़ेगा, भारत के पहलू से, अमेरिका के पहलू से और रूस के पहलू से। जहां तक अमेरिका का सवाल है, पिछले काफी महीनों से कह लीजिएगा कि वहां पे जो इन्फ्लेशन दर है वो इतना हाई हो रहा था, और शायद कोरोना का इफेक्ट था या कोविड-19 पैंडेमिक के कारण था, या उनकी जो बाइडेन की खुद की कुछ पॉलिसीज थी। हालांकि लोग कह रहे हैं कि रूस के कारण, रशिया से जो तेल बंद किया उसके कारण इनके तेल के रेट अप हुए हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका पे ओवरऑल देखें तो अमेरिका की इकोनॉमी डाउन जा रही थी, और अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। यानी ये वो संस्थाएं, ये वो फैक्ट्रियां जो कि ये हथियार बनाती हैं, बॉम्ब्स बनाती हैं, मिसाइल्स बनाती हैं, और इनका काम क्या है, दूसरी जगह पे पूरे वर्ल्ड के अंदर देशों में लड़ाई करवाना और डिमांड बढ़ाना। अब इस पहलू से अगर आप अमेरिका का एक्शन देखें यूक्रेन के अंदर, तो यूक्रेन मोहरा बनाया गया, उकसाया गया, और बाद में सिर्फ कुछ बिलियन डॉलर्स और हथियारों पे हथियार कर्ज के रूप में दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ दूसरा आप नेटो को देख लीजिए, नेटो कंट्रीज जो है वो सोई पड़ी थी सारी की सारी, और 47% नेटो कंट्रीज का भार, यानी उनका एक्सपेंडिचर नेटो कंट्रीज में होने के बावजूद अमेरिका उठा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने, याद हो आपको, 2 साल पहले पेरिस में कहा था फ्री लंच नहीं होगा, आप लोगों को अपने जीडीपी के अंदर शामिल करना होगा अपना एक्सपेंडिचर, अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो। अब रूस का डर दिखा के, और इतना बड़ा डर दिखाया कि हरेक जितनी भी नेटो कंट्रीज है 30 के 30 सबके देखिए आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर इनका जो है जीडीपी वो डिफेंस बजट के लिए बढ़ गया। अभी सारा पैसा कहां जाएगा? सारा पैसा जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका का तो हित हो गया। अब दूसरा हित अमेरिका क्या था? एक अमेरिका के सामने 2 चुनौतियां आ रही थी, एक है चीन और दूसरा रशिया। अब अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो सुपर पावर को चैलेंज करने के लिए काफी थे। तो रूस को किस प्रकार से एक अफगानिस्तान जैसे जो है लड़ाई में उलझाया जाए और धीरे धीरे करके मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली सैंक्शन लगा के रूस को खत्म कर दिया जाए, ये दूसरा एम था। और ये दोनों के दोनों एम के अंदर अमेरिका कामयाब हो रहा है। अब रशिया पे आ जाइएगा। रशिया के लिए नेटो कंट्रीज का दरवाजे पे आके बैठना बिल्कुल मंजूर नहीं, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो फिनलैंड हो या स्वीडन हो। तो जब 2 महीने की एक्सरसाइज करने के बावजूद बेलारूस में
पुतिन ने देखा कि यूक्रेन सुनने को तैयार नहीं है, बिल्कुल जेलेंस्की जो है अमेरिका के साथ में है, तो रूस ने अपना एक्शन कर दिया। रूस का इंटरेस्ट है कि वो भी अपने आप को सुपर पावर शो करता है। अब भारत पे आ जाएंगे। देखिए, भारत की रही है नॉन अलाइनमेंट, लेकिन आज की तारीख में भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में नहीं है। आज की तारीख में भारत सेल्फ अलाइनमेंट में है, यानी जो भारत के हित में है भारत वो करेगा, चाहे अमेरिका कुछ सोचे या रशिया कुछ सोचे। और इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो बैलेंस बना के आज की तारीख में गवर्नमेंट चल रही है वो काबिल तारीफ है। आई थिंक हम लोग एक राइट स्टेप पे जा रहे हैं कि चाहे वो S-400 हो, चाहे वो तेल का लेना देना हो रूस के साथ, रूबल और रुपए के बीच का लेन देन हो, या ईरान के साथ में हमारे तेल के संबंध हो, या आने वाले टाइम पे जो भी आगे इस पूरे प्रकरण में निकल के आने वाला है, भारत ने एक चीज जाहिर कर दी है कि वो जियोपॉलिटिकली एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। एक आने वाले टाइम में फ्यूचरिस्ट तरीके से इकोनॉमिकल बहुत बड़ी मार्केट है, और एक सुपर पावर के रूप में आप कह लीजिए चौथे नंबर की मिलिट्री पावर उभर के आ रही है। तो बिल्कुल, और आप ये सही भी कह रहे हैं, क्योंकि ये जो छवि है ना वो कहीं ना कहीं बदली है भारत की। मैं आपके पास तुरंत लौट रहा हूँ, सोडी साहब आपसे मेरा सवाल रहेगा, लेकिन 4 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि 3 देशों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। इस वक्त मिशन यूरोप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जर्मनी से आगाज कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि बर्लिन पहुंचने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। हालांकि अगर बात करें तो जर्मनी से दोस्ती के 70 साल पूरे हो गए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने ट्वीट में भी किया गया था, और वो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं। हालांकि यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री का दौरा है, तो ये कहा जाता है कि काफी महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है। फिलहाल अगर मैं बात करूं सोडी साहब, आपसे एक सवाल लेता हूं क्योंकि समय थोड़ा कम है। सोडी साहब, सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से दिनेश नैन साहब कह रहे हैं कि भैया जो सुपर पावर देश है वो बढ़ने की होड़ है, और इस वक्त अमेरिका नहीं चाहता कि चीन और रूस आगे निकले। अभी तो खबर ये भी आई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम ही खबर बता रहे थे कि अमेरिका पाकिस्तान में भी पैसा लगाने वाला है। जो चीन की जो वहां पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमें वो पसंद नहीं है, और उसके लिए तैयार हो गए कि अमेरिका हमारे पास आएगा तो हम चीन के प्रोजेक्टों को किनारा कर देंगे। बिल्कुल हर्ष जी, जैसे डॉक्टर दिनेश ने कहा, बिल्कुल सही कहा। अमेरिका को अब जो सबसे बड़ा खतरा है वो रूस के बाद है चाइना, और हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में ये जो साउथ चाइना सी है वहां पे काफी अमेरिकी नौसेना के पानी के जहाज वहां पे घूमने लगे हैं, जिसे कि चीन ने काफी आपत्ति भी जताई है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि चीन जो है, चीन बिल्कुल शांत रहता है लेकिन वो अपनी प्लानिंग सालों सालों की आगे करता है। हमें याद होगा 2 जनवरी 2019 को चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने ऐलान किया था कि मैं 2050 तक किसी हालत में ताइवान लेके रहूंगा। तो अब अमेरिका को पता है कि जो अगला खतरा है वो चीन की तरफ से है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान अब कुछ ज्यादा मायना नहीं रखता है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में ही नष्ट हो रहा है। उनके आपस के लोग ही लड़ रहे हैं, उनके आपस के नेता लड़ रहे हैं। वो आर्थिक तरीके से तो पाकिस्तान बिल्कुल खत्म ही हो चुका है। पाकिस्तान के पास ना कोई अपनी इंडस्ट्री है, ना कोई पाकिस्तान के पास ऐसा कोई स्किल्ड मैन पावर है कि वो अमेरिका या विदेशों में भेज सके। तो अमेरिका का अब पाकिस्तान में कुछ खास इंटरेस्ट बचा नहीं है। अमेरिका का अब जो फोकस है वो रूस के बाद अब चाइना है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि चाइना की तरफ ये गतिविधियां बहुत बढ़ रही हैं, और अमेरिका चाहेगा कि भारत के साथ अच्छे और रिश्ते हों, जैसे कि क्वाड बना और हमारा कोऑपरेशन हो, ताकि चाइना को कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मेरे पास समय इतना था, मैं माफी चाहता हूं दिनेश नैन साहब आपसे भी और सोडी साहब आपसे भी। फिर जरूर मुलाकात होगी, हम चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन पहुंचे हुए हैं, और उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जब एयरपोर्ट की वो तस्वीर नजर आई थी, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं और पूरी तस्वीर बेहद अच्छी, बेहद खास। टिकट 24/7 न्यूज एक्सक्लूसिव आपको दिखाएगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, फॉर लौट रहे हैं।